तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस के क्लास 11th का चैप्टर 3 और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ऑपरेटर्स इन पाइथन टॉपिक को। तो अगर आप इस वीडियो पे बिल्कुल नए आए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जाइए और इस पूरी वीडियो सीरीज़ को यानी पूरे प्लेलिस्ट को फॉलो करते हुए यहाँ तक आइए। मुझे यकीन है आप पाइथन को बिल्कुल ईजिली तरीके से यहाँ तक समझ जाएंगे और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो खैर, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑपरेटर्स इन पाइथन की। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऑपरेटर्स का हमें डेफिनेशन समझना ज़रूरी है। द सिंबल दैट ट्रिगर द ऑपरेशन और एक्शन ऑन डेटा आर कॉल्ड ऑपरेटर्स। यानी कि कुछ ऐसे सिंबल्स होंगे जो कि किसी डेटा पे ऑपरेशन या एक्शन को ट्रिगर करते होंगे, तो उन सिंबल्स को हम ऑपरेटर्स कहते हैं। एंड द डेटा ऑन विच ऑपरेशन इज बीइंग कैरिड आउट आर कॉल्ड ऑपरेंड। मतलब कि जिस डेटा पे ये सिंबल्स यानी कि ऑपरेटर्स ये काम कर रहे होंगे, उनको एक्शन या ऑपरेशन करने पे मजबूर कर रहे होंगे, उस डेटा को हम ऑपरेंड बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ऑपरेटर्स जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर, दूसरा है रिलेशनल ऑपरेटर्स, तीसरा है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, चौथा है लॉजिकल ऑपरेटर्स, पांचवा है बिटवाइज ऑपरेटर्स और छठवां है मेंबरशिप ऑपरेटर्स। तो पाइथन के अंदर या किसी भी लैंग्वेज के अंदर बेसिकली 6 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। तो अब चलिए हम एक एक करके इन सभी ऑपरेटर्स को डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले पाइथन अरिथमेटिक ऑपरेटर। जैसा कि इनमें से हम पहले से जानते होंगे एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को, मल्टीप्लिकेशन को, डिवीज़न को और एक्सपोनेंशियल को। बस हमें यहाँ पे पहली बार हमें दिखेगा मॉड्यूलस और फ्लो डिवीज़न। तो प्लस का जो ये प्लस ऑपरेटर है बेसिकली ये एडिशन में काम आता है, ये माइनस ऑपरेटर जो है ये सब्ट्रैक्शन में काम आता है, और ये स्टार यानी कि मल्टीप्लिकेशन का साइन जो है ये मल्टीप्लिकेशन करने में काम आता है, और डिवीज़न डिवाइड करने में काम आता है, और एक्सपोनेंशियल पावर निकालने के काम में आता है। लेकिन ये मॉड्यूलस और फ्लो डिवीज़न इनको थोड़ा देखना पड़ेगा। सबसे पहला है फ्लो डिवीज़न। फ्लो डिवीज़न का हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर और मैं 5 को, ये सिंगल स्लैश है यानी डिवीज़न का साइन, तो 5 को जब मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर 2.5 आता है। अब जब मैं यहाँ पर डबल स्लैश यूज़ करता हूँ और फिर 5 को मैं डबल स्लैश करके 2 से डिवाइड करता हूँ, यानी ये डबल स्लैश जो है वो भी एक टाइप से डिवीज़न ही है। लेकिन फ्लो डिवीज़न में क्या होता है कि जो भी पॉइंट के बाद नंबर्स होते हैं, पाइथन उन्हें हटा देता है और सिर्फ एक इंटीजर वाली वैल्यू देगा। जैसे कि अगर हम एक बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग में जो फ्लोर्स होते हैं वो 1 2 3 4 5 करके होते होंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि 1 2 2.1 2.2 2.3 पॉइंट करके तो फ्लोर्स होंगे नहीं, इसलिए फ्लो डिवीज़न भी सेम ही ऐसा ही काम करता है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैंने 13 को 3 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर 4.33333 ऐसा आया। अब मैंने 13 को डबल स्लैश से डिवाइड किया, 13 को डबल स्लैश से डिवाइड करके 3 से डिवाइड किया तो मेरा यहाँ पर जो पॉइंट के बाद से जो 333 थे ये सारे हट गए। तो फ्लो डिवीज़न यही काम आता है। अब बात करते हैं मॉड्यूलस की। मॉड्यूलस यानी कि सपोज अगर हम एक नंबर को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, जो डिवीज़न में यहाँ पे जो 17 नंबर है इसको डिविडेंड बोलते हैं, और जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइज़र, जो यहाँ पे हमारे पास क्वोशंट, और ये यहाँ पे हमारे पास बचता है रिमाइंडर। तो जो रिमाइंडर बचता है हम उसे ही मॉड्यूलस कहते हैं, और जो क्वोशंट होता है, जो क्वोशंट बचता है, हम उसे यहाँ पर फ्लो डिवीज़न कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। तो अब ये क्या होते हैं? सपोज इफ़ वी वांट टू राइट a इज इक्वल्स टू a प्लस b, यानी कि मैं चाहता हूँ एक वेरिएबल को क्रिएट करना और मैं उसकी जो वैल्यू दे रहा हूँ, मान लेते हैं मैं यहाँ पे b दे रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ इस वैल्यू के साथ में मैं इस वेरिएबल की वैल्यू को भी यहाँ पर ऐड कर दूँ। तो हम इसको
ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसको a इज इक्वल्स टू a प्लस बी लिखने के बजाय हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि a प्लस इक्वल्स टू b। तो सिंपल a इज इक्वल्स टू a प्लस बी ना लिख के हम सिंपल यहाँ पे a प्लस इक्वल्स टू b लिख देते हैं। यानी अगर हम वेरिएबल को वैल्यू के साथ ऐड करने वाले हैं तो सिंपल इक्वल टू के पहले हम प्लस ऑपरेटर यूज कर देंगे, तो पाइथन समझ जाएगा कि हाँ भाई जो वेरिएबल तुमने क्रिएट किया है उसे वैल्यू के साथ ऐड करना है। सेम अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं तो b प्लस इक्वल्स टू a, इसका मतलब क्या होगा कि अगर तुमने जो ये b वेरिएबल क्रिएट किया है, पाइथन यहाँ पर समझ जाएगा कि तुमने जो b वेरिएबल क्रिएट किया है उसको वैल्यू यानी a के साथ ऐड करना है, तो पाइथन अपने आप उस चीज़ को कंसीडर कर लेगा, हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अब और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर हमें किसी चीज़ को प्लस करना है तो प्लस इक्वल्स टू, माइनस करना है तो माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई करना है तो स्टार इक्वल टू, और डिवाइड करना है तो स्लैश इक्वल टू, और अगर हमें मॉड्यूलस निकालना है तो ये सकते हैं। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं 1 मिनट इन सभी एग्जाम्पल्स को और इनके यूजेस को ऑपरेटर्स के साथ। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकंड टाइप के ऑपरेटर्स की, जो कि है रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो अब ये रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ इनमें रिलेशंस बनाए जाएंगे। तो हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं ये लेस देन, फिर है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। यहाँ पे नॉट इक्वल टू के लिए हम एक्सक्लेमेशन साइन और उसके बाद इक्वल टू। एक्सक्लेमेशन साइन का मतलब यहाँ पे नॉट होता है पाइथन के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, और नॉट इक्वल टू के लिए हम एक्सक्लेमेशन साइन और इक्वल टू लिखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, 1 लेस देन 2, तो ये सिचुएशन सही है, तो यहाँ पे पाइथन ने हमें ट्रू रिटर्न किया। ग्रेटर देन, तो 1 ग्रेटर देन 2, अब ये सिचुएशन तो बिल्कुल गलत है, 1 तो 2 से छोटा होता है, तो पाइथन ने हमें यहाँ पर फॉल्स रिटर्न किया। अब 1 लेस देन इक्वल टू 2, अब लेस देन इक्वल टू यहाँ पे दो ऑपरेटर यूज़ किए हैं हमने, तो इन दोनों में से अगर एक सिचुएशन भी सही हो जाती है तो हमारा जो पाइथन है वो समझ जाएगा और उसे ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ पे जो हमारा ये लेस देन वाला है, यानी 1 इक्वल टू 2 तो गलत है, लेकिन यहाँ पर 1 लेस देन 2 ये चीज़ सही हो गई, इसलिए यहाँ पर पाइथन ने ट्रू रिटर्न कर दिया। अब ग्रेटर देन इक्वल टू में भी सेम वही चीज़ है, लेकिन 1 ग्रेटर देन 2 ना ही ग्रेटर देन है और ना ही इक्वल टू है, इसलिए पाइथन ने उसे फॉल्स रिटर्न कर दिया। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न वाली बात आती है वो इक्वल टू में आती है। तो इक्वल टू का मतलब यहाँ पर इक्वल होता है। तो अगर आपको किसी चीज़ को इक्वल दिखाना है तो उसके लिए तो हम एक काम करते हैं, नॉट इक्वल टू को पहले समझ लेते हैं। नॉट इक्वल टू के लिए तो 1 नॉट इक्वल टू 2 बिल्कुल सही है, तो इसलिए यहाँ पर पाइथन ने ट्रू रिटर्न किया। अब चलिए इस चीज़ को, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, तो इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज़ मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसका मैंने नाम दिया यहाँ पर सैम। मैंने क्या डिसाइड किया कि सैम इक्वल टू ये आदमी होगा, ठीक है। अब मैंने दूसरी साइड दूसरा वेरिएबल क्रिएट किया और मैंने उसमें क्या दिया कि सैम इक्वल टू ये आदमी। तो दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? सैम इक्वल टू ये, मतलब जो सैम ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू यही है, ये चेंज नहीं होगी। ओके, तो इसका मतलब ये है कि यू आर सैम, मतलब कि ये जो बंदा है यही सैम है। लेकिन जब मैं यहाँ पे डबल इक्वल टू यूज़ कर लूँगा, जब डबल इक्वल टू ऑपरेटर को यूज़ करूँगा तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि सैम इक्वल्स टू ये आदमी, कि मतलब क्या ये बंदा जो है ये सैम ही है? तो इक्वल टू, सिंगल इक्वल टू और डबल इक्वल टू का मतलब कुछ ऐसे होता है। सिंगल इक्वल टू में मतलब वो वैल्यू डिफाइन हो जाती है कि हाँ ये वही वैल्यू है, और इक्वल टू जब हम डबल इक्वल टू का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि क्या ये वही वैल्यू है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिलेशनल विथ एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जैसा कि रिलेशनल ऑपरेटर्स विथ एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। जैसे कि
मान लें अगर मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ a+5 ग्रेटर देन c-2, तो इसका मतलब क्या होगा, a+5 जो है ये दोनों वैल्यू इन दोनों वैल्यू से बड़ी है, ना कि ये 5 ग्रेटर देन c। इसका मतलब ये नहीं होता, ये चीज़ जो है ये गलत है और ये सही है। तो इन बातों का हमें ख्याल रखना है। खैर अगर हम लिख भी देते हैं तो पाइथन हमसे ज़्यादा समझदार है, वो चीज़ों को समझ जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले ऑपरेटर्स की, जिसका नाम है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। तो अब ये आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जैसे कि आइडेंटिटी ऑपरेटर से ही हमें पता चल रहा है, आइडेंटिटी मतलब पहचान, तो इज़ और इज़ नॉट, यानी कि इज़ का मतलब है इट रिटर्न्स ट्रू इफ़ टू वेरिएबल्स पॉइंट द सेम ऑब्जेक्ट। मतलब इज़ जो है, अगर हम इज़ ऑपरेटर को यूज़ करते हैं तो वो ट्रू तब रिटर्न करेगा जब दोनों वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हों, यानी कि अगर दोनों वेरिएबल उस ऑब्जेक्ट को पहचान जाते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आइडेंटिटी, तो इज़ मतलब अगर ये दोनों वेरिएबल उस ऑब्जेक्ट को पहचान जाते हैं तो ठीक है, नहीं पहचान पाते तो वो फॉल्स होगा। इज़ नॉट में भी सेम केस होगा, जस्ट इसके अपोजिट इज़ और इज़ नॉट। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं देखूं तो सपोज़ मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया a और उसकी मैंने वैल्यू दे दी कुछ, ये लिस्ट, एक लिस्ट क्रिएट किया, उस लिस्ट के अंदर मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स डाल दिए। सेम मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया b और जो वैल्यू मैंने a में दी थी सेम मैंने यहाँ पर भी दे दिया b में। अब मैं क्या करूँगा कि c = a करूँगा, यानी कि जो मैंने यहाँ पे एक नया वेरिएबल क्रिएट किया और उसको मैंने a के इक्वल दे दिया, यानी कि जो c की वैल्यू होगी वो ये वाली लिस्ट होगी। अब मैं इन चीज़ों को प्रिंट करके चेक करूँगा इन ऑपरेटर्स का यूज़ करके कि प्रिंट a इज़ c, मतलब कि a इज़ c, a जो है वो c है। तो क्या ये सिचुएशन सही है? हमने पाइथन से पूछा कि प्रिंट a इज़ c, तो पाइथन ने चेक किया और उसने क्या बोला कि a इज़ c। उसने अपने अंदर कुछ कैलकुलेशंस की होंगी और फिर उसने बोला कि यस यू आर ट्रू, a जो है उसकी वैल्यू c है, यानी a और c दोनों इक्वल हैं, इसलिए पाइथन ने यहाँ पर ट्रू रिटर्न किया। अब मैंने दूसरी बार पाइथन से पूछा कि a इज़ b, क्या a जो है उसकी वैल्यू b है? तो पाइथन ने कुछ कैलकुलेशन किया और उसने बोला कि नहीं, इस बार आप बिल्कुल गलत हैं, a b नहीं है। लेकिन ये क्यों हुआ? तो इसको समझने के लिए हमें याद करना होगा कि पाइथन जो है वो वेरिएबल को कैसे हैंडल करता है। a और b इन दोनों की वैल्यूज़ तो सेम थी, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल्स अलग अलग हो गए, और अगर वेरिएबल्स अलग हो गए तो मेमोरी लोकेशन चेंज हो गई, और मेमोरी लोकेशन चेंज हो गई जिसके कारण इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो मैच नहीं हो पाई। ओके, इसलिए पाइथन ने यहाँ पे फॉल्स रिटर्न किया। अब मैं तीसरा स्टेटमेंट यूज़ करूँगा और देखूँगा कि a इज़ नॉट c, यानी अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा a इज़ नॉट c। मैंने पाइथन को पूछा कि a जो है वो c नहीं है। पाइथन ने कहा कि जी नहीं, आप बिल्कुल गलत हैं, जो a की वैल्यू है वो c ही है। अब मैंने चौथी बार उससे पूछा कि a इज़ नॉट b, तो पाइथन ने क्या कहा कि जी हाँ, इस बार आप बिल्कुल सही हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहा हूँ, क्योंकि a और b इन दोनों के मेमोरी लोकेशंस अलग होने के कारण जो इन दोनों की वैल्यूज़ हैं वो मैच नहीं करती, जिसके कारण आप सही हैं, और इस बार मैंने ट्रू रिटर्न किया। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि इस बार मैंने s1 = एक वेरिएबल क्रिएट किया, तो उसकी वैल्यू मैंने एक स्ट्रिंग दे दी। फिर मैंने एक दूसरा वेरिएबल s2 क्रिएट किया, उसमें मैंने एक यूज़र से इनपुट लिया। तो जो यूज़र था उसने यहाँ पर वापस जो मैंने abc की वैल्यू दी थी, यहाँ पर सेम उसने abc वैल्यू डाल दी। तो अब मैं पाइथन को पूछता हूँ कि s1 = s2, यानी कि जो s1 है क्या उसकी वैल्यू s2 के इक्वल है? पाइथन ने बोला कि जी हाँ, बिल्कुल, जो वैल्यू s1 की है वो सेम वैल्यू s2 की है। तब मैंने सोचा कि अब मैं पाइथन से पूछूंगा कि s1 इज़ s2, यानी कि क्या s1 s2 है? तो उसने इस बार बोला कि जी नहीं, वैल्यूज़ तो दोनों की सेम है, लेकिन s1 s2 नहीं है। तब मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक मैंने वेरिएबल क्रिएट किया s3,
और फिर मैंने वापस उसको सेम जो मैंने S1 में वेरिएबल वैल्यू असाइन किया था उसको मैंने S3 में भी असाइन किया। मैंने इस बार पाइथन से पूछा कि क्या S1 S3 है, तो पाइथन ने बोला कि ट्रू, लेकिन ये वाला जो स्टेटमेंट था S1 इज S2 वेरिएबल्स, तो पिछले स्टेटमेंट में यहाँ पे पाइथन ने हमें ट्रू रिटर्न किया था, लेकिन फिर S1 इज S2 जब हमने पूछा तो पाइथन ने मना कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे सेम वापस से वही कॉन्सेप्ट आता है पाइथन्स हैंडलिंग ऑफ वेरिएबल का। तो यहाँ पे मैंने कुछ मेमोरी लोकेशंस क्रिएट किए हैं S1, S3 और S2। तो S1 जो है वो यहाँ पे स्टोर हुआ और फिर उसके बाद S2 यानी कि ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पे स्टोर हुई और ये जो है S3 जो है वो यहाँ पे स्टोर हुई। तो अब चूंकि S1 और S3 वैल्यूज़ उनकी सेम थी, इसलिए पाइथन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को इस मेमोरी लोकेशन पे असाइन कर दिया। लेकिन जब मैंने यूज़र से इनपुट लिया तो पाइथन उसे एक अलग वेरिएबल कंसीडर किया और उसकी मेमोरी लोकेशन पाइथन ने चेंज कर दी और उसे इस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर किया, जिसके कारण S1 और S2 और S3 तीनों की वैल्यूज़ तो सेम हैं, लेकिन S1 और S3 की जो मेमोरी लोकेशन है वो भी सेम है, लेकिन जो S1 और S2 की जो मेमोरी लोकेशंस थी पाइथन ने उसको चेंज कर दिया, जिसके कारण यहाँ पर हमें फॉल्स देखने को मिला। आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ लें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फोर्थ ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर्स की। तो हमें यहाँ पे अपने लॉजिक को खोल के रखना होगा अब, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, लॉजिक और भावनाओं की। तो ये जो आगे दो ऑपरेटर आने वाले हैं लॉजिकल और बिटवाइज, तो इन दोनों ऑपरेटर को समझने के लिए हमें थोड़ा सा लॉजिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए इन्हें भी समझ लेते हैं। अब ये लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ कहाँ होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर दीज आर यूज टू टेस्ट ट्रुथ वैल्यूज़। ट्रुथ वैल्यूज़ बेसिकली जो बुलियन वैल्यूज़ होती हैं, उनसे जब हम ये 14th चैप्टर में पढ़ेंगे जो बुलियन लॉजिक है, जिसमें हम लॉजिक गेट्स क्रिएट करते हैं और कैसे लॉजिक गेट्स बनाए जाते हैं, ट्रुथ टेबल कैसे बनाए जाते हैं, ये बेसिकली जब हम 14th चैप्टर में पढ़ेंगे बुलियन लॉजिक का, तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स का वहाँ पे यूज़ आएगा। फ़िलहाल इसका 11th और 12th में लॉजिकल ऑपरेटर का कहीं पे भी यूज़ नहीं है, मेरे टाइम पे भी कहीं पे यूज़ नहीं था, लेकिन फिर भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इसे एक बार ज़रूर देख लें, बिकॉज वी हैव टू बी अ गुड प्रोग्रामर। सो बेसिकली हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 टाइप के होते हैं। पहला है एंड, दूसरा है और तीसरा है नॉट। ये 3 ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास। इनकी साइन क्या होती है? तो एंड ऑपरेटर के लिए आपको यहाँ पे डबल एंड का साइन यूज़ करना पड़ेगा, 2 एंड का साइन। और के लिए आपको यहाँ पर जो एंटर बटन, ये वाला जो है ये एंटर बटन के जस्ट ऊपर होता है, तो आपको शिफ्ट करके और अगर ये प्रेस करेंगे एंटर वाले बटन के ऊपर, यानी जैसे हिंदी में हम कोई एक सेंटेंस लिखते हैं उसके बाद वो पूर्ण विराम लगाते हैं, शायद उसी के जैसा होगा कुछ, तो शिफ्ट करके उसको हम 2 बार प्रेस करेंगे तो वो और ऑपरेटर की तरह काम करेगा। और नॉट के लिए यहाँ पर जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि ये जो नॉट है, ये एक्सक्लेमेशन साइन हम नॉट के लिए यूज़ करते हैं। तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एंड ऑपरेटर के लिए मैंने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स क्रिएट किए, a इज इक्वल्स टू 10 और b इज इक्वल्स टू 5। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि a ग्रेटर देन b, यानी 10 जो है वो ग्रेटर देन b है, यानी 5 है। तो ये सिचुएशन सही हो गई। एंड b इक्वल्स टू 5, मतलब क्या जो b है उसकी वैल्यू 5 के इक्वल है। पाइथन ने चेक किया, उसने बोला कि जी हाँ बिल्कुल सही है, तो पाइथन ने यहाँ पर ट्रू रिटर्न किया। ध्यान रहे यहाँ पर कि जब भी हम एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड की वैल्यूज़ को सही होना बहुत ज़रूरी है। दोनों साइड की वैल्यूज़ का सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों में से कोई एक भी गलत हुआ तो पाइथन यहाँ पर फॉल्स रिटर्न कर देगा। चूँकि हमारा यहाँ पे दोनों वैल्यू सही थी, इसलिए पाइथन ने ट्रू रिटर्न किया। अब बात करते हैं और ऑपरेटर की। मैंने सेम एग्जाम्पल लिया और यहाँ पे लिखा कि a ग्रेटर देन b,
तो ये सही हो गई। और b इक्वल्स टू 2, अब मैंने पाइथन को बोला कि जाके चेक करो कि क्या b जो है उसकी वैल्यू 2 है। उसने क्या चेक किया कि b इक्वल्स टू 5 है यहाँ पर, तो b की वैल्यू 5 है, लेकिन तुम मुझे b इक्वल्स टू 2 चेक करने को बोल रहे हो, तो ये चीज़ गलत है। लेकिन फिर भी यहाँ पर पाइथन ने ट्रू रिटर्न किया। ऐसा क्यों? तो जब भी और ऑपरेटर का यूज़ होता है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इन दोनों में से अगर कोई एक सिचुएशन भी सही हो जाती है तो पाइथन ट्रू रिटर्न करेगा। दोनों साइड में से कोई भी एक सिचुएशन सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर दो में से कोई एक भी सही है तो पाइथन उसे ट्रू रिटर्न कर देगा। अब लॉजिकल नॉट की बात करें तो b इक्वल्स टू 5 ये चीज़ सही है, लेकिन मैंने इसे बोला था कि नॉट b जो है, मैंने उसे पहले बोला कि जाके तुम चेक करो कि b इक्वल्स टू 5 है। पाइथन ने चेक किया, उसने बोला जी बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने ब्रैकेट के बाहर लिखा था उसे कि नॉट। तो पाइथन ने चेक किया b इक्वल्स टू 5, तो b इक्वल्स टू तो 5 था, लेकिन मैंने वहाँ पे जब नॉट यूज़ किया तो पाइथन ने बोला कि भाई इस बार तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि जो b नॉट इक्वल्स टू 5 तुमने लिखा है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि b की वैल्यू 5 है, इसलिए तुम गलत हो, तो मैं तुम्हें फॉल्स दूंगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिफ्थ ऑपरेटर की, जो कि है बिटवाइज ऑपरेटर। फिलहाल बिटवाइज ऑपरेटर के हम सिर्फ बेसिक सा जानेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल काम नहीं आता और काम की चीज़ों को ही पढ़ना है हमें। तो खैर फिर भी हम जान लेते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर सिंगल एंड होता है। ये लॉजिकल ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर जो भी हैं, इनको हम बुलियन लॉजिक के चैप्टर में काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे डीप में। ठीक है, फिलहाल पाइथन में इसका कहीं भी यूज़ नहीं है। फिर यहाँ पे बिटवाइज और है, वहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स यूज़ किए थे, यहाँ पे एक है, और यहाँ पे ये एक्सक्लूसिव का साइन एक्सक्लूसिव और के लिए, और शिफ्ट लेफ्ट के लिए ये डबल लेस देन, डबल ग्रेटर देन का मतलब होता है शिफ्ट राइट, और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का साइन यूज़ करने के लिए वंस कॉम्प्लीमेंट। फिलहाल हम इसको 14th चैप्टर में ही कवर कर लेंगे एग्जाम्पल्स और उसको देख के। अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिक्स्थ ऑपरेटर, जिसका नाम है मेंबरशिप ऑपरेटर। तो मेंबरशिप ऑपरेटर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये मेंबरशिप की बात हो रही होगी, यानी कहीं मेंबर होगा कोई और उसी के बारे में डिस्कशन चल रहा होगा। तो मैंने देखा कि मेंबरशिप ऑपरेटर में दो ऑपरेटर होते हैं, इन और नॉट इन। तो इन का मतलब क्या है? जैसे कि हिंदी में इन का मतलब होता है अंदर और नॉट इन का मतलब अंदर नहीं है, तो सेम पाइथन के अंदर भी इन का मतलब होगा कि अंदर है और नॉट इन का मतलब होगा अंदर नहीं है। अब मैंने एक एग्जाम्पल लिया और एक मैंने लिस्ट क्रिएट किया x, और मैंने उसमें ऑब्जेक्ट्स जो डाले वो 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया, और मैं अब चेक कर रहा हूँ कि 5 इन x, कि क्या 5 जो है वो x के अंदर है। पाइथन ने चेक किया और फिर पाइथन ने बोला कि जी हाँ बिल्कुल 5 जो है वो x के अंदर है, इसलिए पाइथन ने यहाँ पे ट्रू रिटर्न किया। अब मैं वापस नॉट इन का चेक करूँगा। मैंने पाइथन को कहा कि 5 जो है वो x के अंदर नहीं है। पाइथन क्या बोलता है कि भाई तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, 5 जो है वो x के अंदर है। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है ये बिल्कुल सही है, तुम गलत हो, और ये सिचुएशन बिल्कुल सही है, इसलिए मैं यहाँ पर ट्रू रिटर्न कर रहा हूँ। तो इन और नॉट इन ऑपरेटर्स ऐसे यूज़ किए जाते हैं। फिलहाल हम अगले चैप्टर में जब स्टार्ट करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा ईजी हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि आगे जब एग्जाम्पल्स बढ़ेंगे, जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो इन ऑपरेटर्स का यूज़ आएगा, तो वहाँ पे ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें अच्छे से क्लियर होंगी। फिलहाल अगर आपको थोड़ा सा भी क्लियर हुआ है तो वो काफ़ी है। तो बस यार, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम स्टार्ट कर रहे होंगे एक बिल्कुल नया चैप्टर, जिसका नाम है कंडीशनल एंड इटरेटिव स्टेटमेंट्स। ओके, उस चैप्टर में बेसिकली हम लूप्स और कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में बातें करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। ये अगर आप शेयर करोगे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, लाइक्स ज़रूर करना यार, मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे खुशी होती है जब भी कोई ऐसे लाइक करता है तो। ठीक है,
तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।